नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनुप उपाध्याय। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं और इस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में ज्योग्राफी विषय के प्रश्नों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। कॉपी पेन अपने साथ रख लीजिएगा। और आज के प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम समझना चाहते हैं कि आज का जो प्रश्न है वो किस पर है। तो आज का जो प्रश्न है वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। इंटर स्टेट रिवर यानी कि जो अंतर राज्यीय जो नदियां हैं, यानी कि एक से अधिक राज्यों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, उनके जल के विवाद को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने में हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी ने अगर इस पर कभी प्रश्न बनाया है या कभी प्रश्न बनाएंगे तो उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और प्रश्न को जो है हम उठाते हैं। और ये जो सेशन है ये अगर आप आईएएस पीसीएस 2024, 25, 26, 27 जो भी ध्यान दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उस सभी के लिए है। टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम है और इस टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप ये दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। संस्था से आपको सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डिस्कस द वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो वेरियस फैक्टर के बारे में क्वेश्चन ये किया जा रहा है। साथ में क्या है, suggest some possible measures to resolve the water dispute between state and ensure equitable and sustainable water use for all stakeholders। हिंदी में देखते हैं। अंतरराज्यीय जल विवादों में वृद्धि में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। राज्यों के बीच जल विवाद को हल करने और सभी हितधारकों के लिए समान और टिकाऊ जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कुछ संभावित उपाय सुझाएं। प्रश्न को बड़े ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो प्रश्न अपने आप में जो है वो आपको उत्तर दे रहा है। प्रश्न का उत्तर जो है वो अपने आप जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। एक बार ध्यान से प्रश्न को देखिए, दिमाग में जो है वो अपने सोचिए कि इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक पर हमने कहा है कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को आपको तीन भागों में जो है वो विभाजित करना है। तीन भाग का मतलब है, सबसे पहले इसका इंट्रो भाग, इंट्रो में क्या लिखना है, परिचय में क्या लिखना है, अभी थोड़ी देर बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा इसका बॉडी, बॉडी का मतलब हो गया कि इसका जो मुख्य भाग है उस मुख्य भाग पर जो है हमें चर्चा करना है। और तीसरा इसका कंक्लूजन, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, इस निष्कर्ष के ऊपर चर्चा करना। ठीक, तो सिंपल सा प्रश्न जो है वो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के ऊपर प्रश्न है। तो हमें अंतरराज्यीय जल नदी जल विवाद के बारे में बताते हुए अगर ऐसा कोई विवाद है तो उस विवाद की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड पर हल्का फुल्का जो है वो चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करनी होगी और उत्तर की शुरुआत के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक, दूसरा मुख्य भाग की अगर हम बात करें तो मुख्य भाग में हमें क्या बात करना है, मुख्य भाग के अंतर्गत हमें अंतरराज्यीय जल विवाद की वृद्धि के योगदान देने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को जो है वो क्या कर रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक, और बताते हुए इसको चेक चलना है और लास्ट में हमें निष्कर्ष देना है। और निष्कर्ष में आपको इस बात पर चर्चा करना है कि अगर दो राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद है तो आप जानते हैं कि विवाद का समाधान तभी होगा जब वार्तालाप होगा, जब एक मंच पर दोनों बैठेंगे, जब दोनों के बीच में प्रभावी संचार होगा। तो इस बातों को लिखते हुए, क्योंकि आपका उत्तर एक प्रशासनिक अधिकारी का उत्तर है, तो उत्तर में आपको जो है वो आशावादी दृष्टिकोण जो है वो रखना होगा, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आपको इस उत्तर को कंक्लूड करना है। इसको आप समझिएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंट्रो पार्ट में तो हम क्या बताएंगे, सबसे हम पहले हमें डिफाइन करना है कि इंटर स्टेट रिवर किसको कहते हैं, अंतरराज्यीय
नदियां किसको कहते हैं इस पर बात करना है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि अंतरराज्यीय नदियां जो है वो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य बहने वाली वो नदियां हैं जिनका उपयोग जो है वो जितने भी राज्य हैं जिनसे बह रही हैं वो उनका उपयोग करते हैं, उसके उपयोगों पर नियंत्रण रखते हैं, उसके वितरण और इत्यादि के ऊपर बात करना है। ठीक, और करते हुए जो विवाद है, क्योंकि प्रश्न आपसे विवाद के संदर्भ में लिया है तो विवाद की तरफ चलना है। अच्छा, भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो नदियां हैं, आपको पता है कि भारत की नदियां दो प्रकार से हैं। कौन कौन सी? तो एक जो है जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और दूसरा जो कि पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां को आप कहते हैं कि ये सारी की सारी नदियां ऐसी हैं जो कि क्या है, 12 मासी नदियां हैं, यानी कि 12 मास जो है वो क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के बारे में आप कहते हैं कि ये आपकी मौसमी नदी है या बरसाती नदी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी राज्य इस मौसमी नदी के आसपास होगा या जिस राज्य से ये मौसमी नदी निकल रही है वहां पेयजल की समस्या होगी, यानी कि वहां के जो भी शहर होंगे, गांव होंगे, वहां जो समस्या होगी और जिस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पॉलिटी को लेकर आएंगे और पॉलिटी को लेकर आते हुए आप आर्टिकल 262 को जो है वो उदाहरण के रूप में लेंगे कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 262 के अंतर्गत जो है वो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का निर्णय का प्रावधान जो है किया गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए संसद के द्वारा जो है वो दो कानून बनाए गए। एक नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 1956 का जो है वो एक नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया है। ठीक, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 262 का प्रयोग करके। दूसरा क्या है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम भी आपका 1956 का बनाया गया है। ठीक है ना? अंतरराज्यीय जो नदी जल विवाद है इसके लिए जो है एक अधिनियम बनाकर बातें की गई हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए आप देंगे। अब हम आगे जब बात करेंगे, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, अब हम बात करेंगे कहां? मुख्य भाग में। और मुख्य भाग में हम कारकों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने कहा था कि मुख्य भाग में हम बात करेंगे कौन कौन से कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो कि नदी जल विवाद को बढ़ावा देते हैं? तो सबसे पहला कारक जिसके ऊपर हमें बात करना है वो क्या है? परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र। क्या है? परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र। ये परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं? ठीक, तो परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र का मतलब ये है कि देखिए भारत का संविधान जो है वो अलग अलग राज्यों को उसके जल प्रबंधन का जो है वो अधिकार देकर रखा है। लेकिन है क्या कि जो अंतरराज्यीय नदियां हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे, जैसे कि अगर हम कावेरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, ठीक है, नर्मदा की नदी के जल के विवाद को लेकर हम बात करते हैं, तो होता क्या है, कहीं ना कहीं अस्पष्टता और अनिश्चितता जो है वो क्या करती है, विवाद के अवसर को उत्पन्न कर देती है। अनिश्चितता है ना, और अस्पष्टता ये क्या कर रही है, विवाद के अवसर को उत्पन्न कर दे रही है। ठीक, तो सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं? परस्पर विरोधी अधिकार क्षेत्र जो है ये समस्या है विवाद को आगे बढ़ाने का, पहला कारक। दूसरे कारक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दूसरा कारक क्या है? कुप्रबंधित मांग। क्या है? कुप्रबंधित मांग। कुप्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। कुप्रबंधित मांग का मतलब क्या हो गया? कुप्रबंधित मांग का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई शुष्क क्षेत्र है, अब उस शुष्क क्षेत्र में अगर कृषि कैसी हो रही है, तो जल गहन कृषि हो रही है ना? जल गहन कृषि मतलब ऐसी कृषि हो रही है जिसमें जल की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, पता चला कहीं बाढ़ है ना, तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। तो कहीं मान लीजिए जहां बाढ़ है वो अतिरेक की समस्या से परेशान है, जहां सूखा पड़ा हुआ जल की कमी से। तो कहीं ना कहीं जो है प्रबंधन ना करना जल का, वो क्या हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति का जो है वो सृजन कर दे रहा है। तीसरे कारक के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा कारक जो है वो क्या हो सकता है? तो राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल रीजन के बारे में अगर हम बात करें, राजनीतिक कारक के बारे में अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं कि नदियों को लेकर राजनेता जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा नदियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, है ना?
नदियों के नाम पर एक राज्य के नेता जो है वो दूसरे राज्य के नेता के सामने क्या करते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, ठीक, कि हम आपको देंगे नहीं। और कहीं ना कहीं नदी जो है वो हमारी भावनाओं के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो समस्या हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखें तो कावेरी नदी जल विवाद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। ठीक, चलिए चौथे कारक के बारे में बात करें तो चौथा कारक क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से देखिए नदियों का जल उतना नहीं है जितनी जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। एक दूसरा एक बात करें तो जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को पेयजल चाहिए और शहरों को भी जो है वो जल चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम नदियों के जल का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, इसके लिए हम भूजल का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि गंभीर जल संकट हमें देखने को मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजों को आप क्या करेंगे, बताते हुए आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों के ऊपर हमें बात करना है, जिन कारकों को लेकर हमें चलना है। ठीक, लेकिन साथ में क्योंकि मैंने कहा कि कारक ही बताते हुए आपको क्या करना है, साथ में आपको उपाय के ऊपर चर्चा करना है कि भैया इसका उपाय क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि 2017 में संसद के द्वारा क्या किया गया था, एक विधेयक पास किया गया था, एक संशोधन हुआ था 2017 का अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, जिसमें क्या की गई थी, एक स्थायी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण और एक मध्यस्थता समिति को जो है वो शामिल किया गया था, जिसका काम क्या था, जिसका काम था कि वो जल्द से जल्द इस विवाद को जो है वो क्या करे, समाप्त करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक समिति है जिस समिति का नाम है मिहिर शाह समिति। ठीक है, ये मिहिर शाह समिति की बात करें तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी मिहिर शाह ने, और इस रिपोर्ट में जो है इन्होंने साझा शासन के बारे में बात किया था। साझा शासन का मतलब क्या है, साझा शासन का मतलब है कि नदी जो है, आप जानते हैं कि तीन प्रकार की सूची होती है, एक होती है आपकी केंद्र सूची, दूसरा होता है आपका राज्य सूची, और तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची। क्योंकि नदी इस समय केंद्र का विषय है, मिहिर शाह कमेटी ये कहती है कि नदी को केंद्र का विषय ना बनाकर नदी को क्या कर दिया जाए, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे नदियों के ऊपर अगर कोई निर्णय लेना है तो केंद्र जल प्राधिकरण के साथ साथ जो राज्य की जल नदी जल प्रबंधन कमेटियां हैं वो भी क्या करें, इस पर डिसीजन ले। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या करना है, इसके अलावा जल प्रबंधन के ऊपर जो है वो ध्यान देना होगा। जल प्रबंधन देखिए उपाय के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जल प्रबंधन के ऊपर ध्यान देना होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है इरिगेशन की, सिंचाई की, उसमें बहुत अधिक नदी जल या हम पेयजल की बात करें या सिंचाई के जल की बात करें तो बहुत ज्यादा जल का जो है वो क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो हम क्या करें, जल के बचत को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की नई नई तकनीक का यूज करें। जैसे हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर सकते हैं, है ना। ड्रिप इरिगेशन से अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जो है वो जल बचा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक तो मांग हुआ तो मांग को पूरा करना है, तो दूसरा जो है वो आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ाना है ना। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या है कि हम जो वर्षा जल है या बहुत सारे जैसे नदी के जो जल है उनको हम क्या करें, स्टोर करें, है ना, डैम बना के स्टोर करें, और इससे क्या करें, जहां समस्या है जल की वहां इसको भेजें। इसके अलावा हमने कहा शहरीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो शहरीकरण बहुत बड़ी समस्या है, तो शहरीकरण को हम क्या करें, अधिक प्लान्ड वे में इसको करें। ठीक है, और इस तरह से जो है आप उपाय बता के इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि हम अपने देश में जो फ्रांस का एक मॉडल है, जिससे हम क्या कहते हैं, वाटर पार्लियामेंट कहते हैं, फ्रांस का एक मॉडल है जिसको कि हम जल संसद या वाटर पार्लियामेंट कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम अपने यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो गैर सरकारी संगठन है, जो पर्यावरण हितैषी संगठन है, उनको भी जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, जल जैसी चीजों को जो हमने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है, ठीक है, तो देखिए एक तरफ हमने फैक्टर बता दिया, दूसरी तरफ उपाय बताया। अब राजनीति में अगर हम बात करें तो इस चीज पर हमें ध्यान देना होगा कि जल विवाद के मुद्दे को भावनात्मक क्षेत्र से जो है राजनीतिक करण करने से अच्छा है कि उसको वहां दूर किया जाए, है ना। जल को जो है वो कहीं ना कहीं किसी के भावनाओं के साथ जो है वो ना जोड़ा जाए, और ऐसे करते हुए आप इस आंसर को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उत्तर को फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। इस उत्तर को आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप
ये सारे मामले को जो है समझा सकते हैं, है ना। मुख्य भाग में आप जो कारक है उन कारकों के ऊपर बात कर सकते हैं और निष्कर्ष में जो है वो उपाय को चर्चा करते हुए इस उत्तर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताएं और अपने मित्रों को जो है वो साझा कीजिए और फीडबैक भी अपना लिखिए और कहां से आप जुड़े हुए हैं, कहां से आप देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक, तो ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।